नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के न्यूज बुलेटिन में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। और देश, दुनिया, शहर, जिलों की खबरों से पहले आइए आपको रूबरू कराते हैं कोरोना के आंकड़ों से। विश्व में कोरोना के अब तक 19 करोड़ 57 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में ये संख्या 3 करोड़ 14 लाख तक पहुंच गई है। गुजरात में अब तक 8,24,000 कोरोना केस दर्ज हुए हैं। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। पेगासस और कृषि कानून पर संसद स्थगित, पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच नहीं हो रहा संसद का काम। हरिधाम सोखड़ा के प्रणेता हरिप्रसाद स्वामी अक्षरलीन, करोड़ों अनुयायी गहरे शोक में। और करजन स्वीटी पटेल हत्या का रिकंस्ट्रक्शन, मर्डर मिस्ट्री की हर गुत्थी सुलझाने का प्रयास। संसद में इन दिनों मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष नेता है कि कोई भी चर्चा होने देने के लिए तैयार नहीं है। लगातार संसद के सभी सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहे हैं। पेगासस जासूसी मामले को लेकर संसद में आज भी हंगामा जारी रहा। 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। वे पेगासस जासूसी मामले में बहस की मांग कर रहे थे। ऐसे में दिन भर राज्यसभा की कार्यवाही बाधित होती रही। उधर लोकसभा में भी विपक्षी नारेबाजी और धरने के चलते कोई महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत नहीं हो पाई। पेगासस मामले विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आईटी एक्ट के मुताबिक सर्विलांस के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। इस सरकार ने पेगासस के जरिए जासूसी की इजाजत दी है। जजों, आर्मी ऑफिसर, पत्रकार और विपक्ष के नेताओं की जासूसी करवाई गई है। दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। देश में तानाशाही चल रही है। मोदी जी मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से हल करने के लिए तैयार नहीं है। हम चर्चा के लिए तैयार है। सरकार को इस पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। हम सभी इस मुद्दे पर लड़ने जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा से जारी नोटिस के मुताबिक इस हफ्ते सरकार ने 5 अध्यादेश लिस्ट किए हैं। इनमें होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अध्यादेश, द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल अध्यादेश, एनसीआर में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट संबंधी अध्यादेश, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड अध्यादेश और द एजेंशियल डिफेंस सर्विसेज अध्यादेश शामिल है। संसद की कार्यवाही नहीं चलने देने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी की पार्लियामेंट्री मीटिंग में अपने संबोधन में मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के ऐसे व्यवहार को मीडिया और जनता के सामने बेनकाब करना चाहिए। देश विदेश में बसे लाखों करोड़ों हरिधाम सोखड़ा के अनुयायियों के लिए आज की सुबह एक दुख भरी खबर लेकर आई, जब ये पता चला कि हरिधाम सोखड़ा के हरिप्रसाद स्वामी जी अक्षर निवासी हुए हैं। वडोदरा के पास हरिधाम सोखड़ा स्वामीनारायण मंदिर के संत हरिप्रसाद स्वामी जी सोमवार रात 11 बजे अक्षरलीन हो गए। 88 वर्ष की आयु में हरिप्रसाद स्वामी जी का किडनी की लंबी बीमारी के कारण निधन हुआ। सोमवार शाम स्वामी जी को इलाज के लिए वडोदरा के भाईलाल अमीन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। देर रात 11 बजे स्वामी जी ने नश्वर शरीर को छोड़ दिया। स्वामी जी के निधन से हरिभक्तों में शोक छा गया है। वडोदरा के अलावा देश विदेश में रहने वाले उनके भक्तों में मातम का माहौल है। इस मामले साधु प्रेम स्वरूप दास, साधु संत वल्लभ दास, साधु त्याग वल्लभ दास, विठलदास पटेल और योगी डिवाइन सोसाइटी के सचिव अशोक भाई ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि वीर जी अक्षरधाम गए हैं। स्वर्गीय हरिप्रसाद स्वामी जी का जन्म सन 1934 में हुआ था। वे बीएपीएस संप्रदाय के संत अध्यक्ष स्वामी महाराज के गुरु भाई थे। भक्तों ने हाल ही में 23 मई को हरिप्रसाद स्वामी जी का 88वां प्राकट्य दिवस उत्साह के साथ मनाया था और आखिरी बार गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी पूजा भी की थी। हरिप्रसाद स्वामी जी के वडोदरा शहर जिले के साथ साथ पूरे गुजरात में और देश विदेश में बड़ी संख्या में अनुयायी है। फिलहाल हरिप्रसाद स्वामी जी के पार्थिव शरीर को कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है। उनके पार्थिव शरीर को आज सुबह 11 बजे हरिधाम सोखड़ा ले जाया गया। 28 से 31 जुलाई तक हरिभक्तों को उनके अंतिम दर्शन का लाभ दिया जाएगा।
1 अगस्त दोपहर 2:30 बजे स्वामी जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हरिधाम सोखड़ा के प्रणेता हरिप्रसाद स्वामी जी अनंत सफर पर निकल चुके हैं। बीती रात उन्होंने भाईलाल अमीन हॉस्पिटल में देह त्याग किया। उनके देह त्याग से उनके लाखों करोड़ों अनुयायी सदमे में हैं। वडोदरा निकट हरिधाम सोखड़ा स्वामीनारायण मंदिर के संत हरिप्रसाद स्वामी जी बीती रात 11 बजे अक्षर निवासी हुए हैं और जब से उनके अनुयायियों को ये खबर मिली है तब से उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। देश विदेश में करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी है। ऐसे में अनुयायियों के दुख की कोई सीमा नहीं है। कई सालों से हरिप्रसाद स्वामी जी स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। उन्होंने देश विदेश में इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया। वे हमेशा युवाओं को आशीर्वचन देकर सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। ऐसे में आज हरिप्रसाद स्वामी जी के जाने से एक बड़ी कमी उनके अनुयायी महसूस कर रहे हैं। आज सुबह से इस घटना की जानकारी मिलते ही वडोदरा की भाईलाल अमीन हॉस्पिटल पर हजारों की संख्या में उनके अनुयायी उमड़ पड़े। इस मौके पर स्वामीनारायण संतों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भार्गव भट्ट, शब्दशरण ब्रह्म भट्ट, डॉक्टर विजय शाह, सुनील सोलंकी और वडोदरा के अन्य गणमान्य भी पहुंचे। उनके नश्वर शरीर को हरिधाम सोखड़ा ले जाया गया और इस दौरान सड़क के दोनों ओर उनके समर्थक रोते हुए उन्हें आखिरी विदाई देते दिखे। આજે અમારા હરિપ્રસાદ સ્વામીજી યોગી ડિવાઇન સોસાયટીના લાખો સેવકોના જીવનમાં એક સરસ સ્વામીજીનો આધાર હતો એ છીનવાઈ ગયો છે। સ્વામીજી એક ભક્તો જોડે દિવથી એમના જીવનના દરેક પ્રસંગમાં નાના મોટા પ્રસંગે જોડાયેલા હતા અને બધા જ ભક્તોનું જીવન છે એમણે સમાવેલું હતું। સ્વામીજી હઠમાં દિશા કાઢવાનું મિશન લઈને આવેલા અને મિશન એમણે છે તે બહુ સારી રીતે પાર પાડ્યું છે। અને બીજું છે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય અક્ષર પુરુષોત્તમ સંપ્રદાય એ મહારાજના વખતે અત્યાર સુધી દીવો પ્રગટાવીને ગયા છે। એટલે એવું નથી કે શૂન્યાવકાશ થઈ ગયો છે, પણ એના પછીનો દીવો છે પ્રભુ પ્રગટાવીને જ ગયા છે। અને ભારતનું, ગુજરાતનું, વડોદરાનું બધાનું છે તે એ આ સંસ્થાની જોડે ખૂબ જ એમાં એમનું હિત છે બધાનું। અને બધા ભારતે ગુજરાતે એક સપૂત ખોયેલો છે। સ્વામીજી વૈદિય સમાજના પ્રાણાધાર પુરુષ છે। સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના એ પ્રાણાધાર પુરુષ છે। અત્યારે દરેક હરિભક્ત પરદેશના કે ઇન્ડિયાના બધા જ શોકની લાગણી અનુભવે છે। દરેકના હૈયામાં એવું છે કે જો અત્યારે ધરતી ફાટે ને તો બધા સ્વામીજીની સાથે સમાઈ જાય એવી બધાની હાલત છે। આજની આ ક્ષણ લાખો યુવાનો અને હજારો હરિભક્તો માટે અત્યંત આઘાતની ક્ષણ છે। પરમ પૂજ્ય યોગીજી મહારાજના પરમ શિષ્ય પરમ પૂજ્ય પ્રગટ ગુરુ શ્રી હરિપ્રસાદ સ્વામીજીએ અક્ષરધામ તરફ મહાપ્રયાણ આરંભ્યું છે। લાખો યુવાનોને આત્મીય બનો, સુહૃદ અને એકતાનો આધ્યાત્મિકતાની સાથે સાથેનો અદ્ભુત સામાજિક સમરસતાનો સંદેશ આપવાવાળા પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા પોતાના ચરણોમાં તો સમાવી જ લેશે, પરંતુ એમણે આપેલો આ મહામંત્ર લાખો યુવાનોને એ જીવન જીવવાના એક માર્ગ પર પ્રશસ્ત કરતો રહેશે। પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને શ્રી અક્ષરદેહવાસી પૂજ્ય સ્વામીજી પાસે આપણી આ જ આશીર્વાદની અપેક્ષા કે અક્ષરદેહે પણ તમે અમને આ મહામંત્ર દ્વારાથી અમારા જીવનને ચરિતાર્થ કરવાનું પ્રેરક બળ આપતા જ રહો, એ જ અપેક્ષા, એ જ આશીર્વાદ। જય સ્વામિનારાયણ। स्वामी जी महाराज अपना योग कार्य संपन्न करके ऐसे महापुरुषों की जो रीति नीति रहती है उसी तरह वो अपने योग कार्य के समापन पे अपने आप, जिसे कहते हैं कि उनको ऐसा कोई बंधन नहीं होता, वो खुद ब खुद ऐसा संकल्प लेके निमित्त ऐसी छोटी मोटी बीमारी को बना के वो चिर विदाई लेते हैं। गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज भी समग्र जीवन काल दरमियान उन्होंने समग्र समाज के आध्यात्मिक उत्थान के लिए पल पल जीवन की व्यतीत की है। उन्होंने न रात देखी है, न दिन देखा है, न अपने शरीर की परवाह की है।
देश विदेश में बसे लाखों युवाओं को धर्म और संस्कृति की तरफ मोड़ने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास कर लिया है। और इसीलिए वो हर दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक में ऐसी युवा शिविर या युवा महोत्सव मनाते थे। जैसे वडोदरा महानगर का सौभाग्य रहा कि 2020 में बड़ौदा में ही ऐसा बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया था। तो स्वामी जी की जीवन भावना हमेशा ये रही है कि अगर गुजरात का युवा समाज बच जाता है, विषय व्यसन वहन से उसकी रक्षा हो जाती है, तो समग्र भारतवर्ष के युवाओं को गुजरात का युवा समाज दिशा निर्देश कर सकता है। और समग्र भारतवर्ष के युवा समाज को धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कार्यान्वित किया जा सकता है। इसलिए स्वामी जी महाराज एक ऐसे अनूठे संत हैं कि जो सभी युवाओं को प्रभु भक्ति के साथ गुरु भक्ति और गुरु भक्ति के साथ राष्ट्र भक्ति के लिए हमेशा हमेशा प्रेरित करते रहते थे। हरिधाम सोखड़ा के प्रणेता हरिप्रसाद स्वामी जी के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को हरिधाम सोखड़ा ले जाया गया और यहां भी हजारों अनुयायियों का हुजूम देखने मिला। हरिधाम सोखड़ा मंदिर के स्वामी हरिप्रसाद महाराज आज ब्रह्मलीन हुए हैं। उनके पार्थिव शरीर को वडोदरा के भाईलाल अमीन हॉस्पिटल से हरिधाम सोखड़ा मंदिर ले जाया गया। इस दौरान हरिधाम सोखड़ा मंदिर के आसपास हजारों भक्तों का जमावड़ा देखने मिला। भक्तों ने फूलों की चादर बिछाकर स्वामी जी के प्रति अपनी आस्था दिखाई। स्वामी जी को मंदिर ले जाकर विभिन्न पवित्र नदियों के जल से स्नान इत्यादि कराकर मंदिर परिसर में ही उनकी यात्रा निकाली गई। સ્વામીજીના જ્યારથી અમે આવા સમાચાર માઠા સમાચાર સાંભળ્યા છે ને ત્યારથી તો અમને એટલું બધું ઘણું દુઃખ થયું છે, એક આંચકો અનુભવાયો છે અમારા જીવનમાં કે ખરેખર આ શક્ય હોય જ નહીં, કારણ કે આ ધરતી પર આવા પુરુષનો જોગ હોય જ નહીં, આવા સંત મહાત્મા આવા આ ધરતી પર હોય જ નહીં. પણ ખરેખર અમે એવા ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે જેથી આવા મહાન સંતનો અમને જોગ થયો છે. અને આ સંતના જોગમાં આવ્યા પછી, આ સત્સંગમાં આવ્યા પછી સ્વામીજીએ અમને જીવન જીવતા શીખવાડ્યું છે. વડોદરા જિલ્લાની અંદર નહીં પણ આખું ગુજરાત નહીં, આખો દેશ નહીં પણ આખી દુનિયામાં એમને જે યુવા ધનને આજે ધર્મની અંદર જે પ્રવેશ કરાયો છે અને આ દેશને જે આગળ લઈ ગયા છે એ આખી જિંદગી માટે કોઈ દિવસે ભૂલાય એવો કોઈ પ્રસંગ નથી. અને એમના પગલાં અને એમની જ્યાં જ્યાં નજર દ્રષ્ટિ ગઈ છે એ બધે આજે સુખરૂપથી આખી दुनिया आज शांति थी रही सकी है। कल सुबह से हरिप्रसाद स्वामी जी का पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में हरिभक्तों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का अनुरोध भी हरिभक्तों से किया गया है। स्वामी जी के निधन से हरिभक्त सदमे में हैं और हरिभक्तों का कहना है कि स्वामी जी उनकी आत्मा में हमेशा अमर रहेंगे। स्वामी जी के जो पार्थिव देह है उसका दर्शन इधर मंदिर में रखा है, तो वो दर्शन के लिए भक्तजन उमड़ेंगे, तो उसके लिए मंदिर प्रशासन द्वारा भी बहुत अच्छा आयोजन किया है। उसके भक्तजनों को सोशल मीडिया के द्वारा मैसेज पास किया गया है, कोरोना की गाइडलाइन का संपूर्ण पालन हो, इसलिए अलग अलग तबक्का वाइज उसके भक्तजन आने वाले हैं, 5 दिन आने वाले हैं, और उसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा भी संपूर्ण बंदोबस्त का आयोजन किया है। उसमें वीवीआईपी मूवमेंट भी होगी, तो उसका भी बंदोबस्त का पूरा प्लानिंग कर दिया गया है।
वडोदरा निकट के करजण में स्वीटी पटेल लापता होने का मामला कई दिनों से चर्चा में था, जो आखिरकार अब सुलझ गया है। इस मामले पुलिस ने आज आरोपियों को करजण ले जाकर पूरी वारदात का रिकंस्ट्रक्शन किया। वडोदरा निकट करजण में पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी स्वीटी पटेल कई दिनों से लापता थी, जिसकी हत्या खुद पुलिस इंस्पेक्टर पति ने की होने की हकीकत अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उजागर की है। हकीकत उजागर होने के बाद हत्यारे पति अजय देसाई और शव को ठिकाने लगाने में सहायता करने वाले कांग्रेस के नेता किरीट सिंह जाडेजा पुलिस की गिरफ्त में है। इन दोनों आरोपियों को कल कोर्ट में पेश कर 11 दिन के रिमांड भी मंजूर कराए गए हैं। आज पुलिस द्वारा पूरी घटना का रिकंस्ट्रक्शन किया गया। पहले करजण की प्रयोसा रेसिडेंसी स्थित पुलिस इंस्पेक्टर के घर पर हत्या का रिकंस्ट्रक्शन हुआ और फिर जहां शव को जलाया गया था वहां अटाली में पुलिस दोनों आरोपियों को लेकर गई और वहां भी घटना का रिकंस्ट्रक्शन किया गया। 11 दिनों तक आरोपियों से पूछताछ कर इस मर्डर मिस्ट्री की हर गुत्थी सुलझाने की कोशिश पुलिस कर रही है। अक्सर करोड़ों की लागत से सरकारी सुविधाएं मुहैया तो करा दी जाती है, लेकिन सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल लोगों तक नहीं पहुंचता है और ऐसे में लोगों को दिक्कतें ही आती है। मांजलपुर के मामलतदार कार्यालय में कुछ ऐसा ही देखने मिल रहा है। वडोदरा के सबसे बड़े सरकारी कार्यालय नर्मदा भुवन का वर्कलोड घटाने के लिए वडोदरा के अलग अलग जोन में मामलतदार कार्यालय बनाकर छोटे मोटे दस्तावेज वहीं से बनाने की व्यवस्था करोड़ों रुपए की लागत से प्रशासन द्वारा की गई है। मांजलपुर में दक्षिण जोन मामलतदार का कार्यालय भी इसी में से एक कार्यालय है, जहां रोजाना सरकारी दस्तावेज बनवाने के लिए दर्जनों लोग पहुंचते हैं, लेकिन यहां पहले और दूसरे माले पर शौचालयों को ताला लगा दिया गया है। शौचालयों को ताला जड़ देने से यहां आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर महिलाओं और विकलांगों को खासी असुविधा हो रही है, जिसकी शिकायत के बावजूद कार्यवाही का अभाव है। आज માંજલપુરની દક્ષિણ ઝોનની જે કચેરી છે એની અંદર કોઈ જ પ્રકારની સુવિધા નથી। ગવર્મેન્ટે માત્ર ખોખલી વાતો કરીને આ બિલ્ડિંગો બનાવી દીધી છે, જેના માટે લોકો બેચારા ક્યાં ક્યાં દૂર દૂરથી આવે છે, એની માટે કશું જ નથી। નીચે પાણીના ઠેકાણા નહીં, કશું નહીં। અત્યારે તમે આ જો બાથરૂમ છે એની અંદર ચોખ્ખું લખવામાં આવ્યું છે કે આ જગ્યાએ કોઈ આવવું નહીં, બાથરૂમમાં જવું નહીં। લોક માર્યા છે, એમના ફાધરની પ્રોપર્ટી હોય એ રીતે લોક માર્યું છે। આ પબ્લિક પ્રોપર્ટી છે, પબ્લિક માટે બનાવેલી છે। ફર્સ્ટ ફ્લોર અને સેકન્ડ ફ્લોર બંને જગ્યાએ લોક મારેલું છે। માણસ અત્યારે મારે યુરિન જવું હતું તો હું ઉપર સ્ટેજ સુધી ગયો। આજે અમે જે એડવોકેટ થઈને અમે આટલી તકલીફ પડતી હોય તો બધા ગરીબ અરજદાર આવે છે એમને કેટલી બધી તકલીફ હોય। એટલે ખાસ કરીને વાત કરીએ મહિલાઓને, અહીંયા જો વોશરૂમ જવું હોય તો કઈ રીતની પરિસ્થિતિ? મહિલાના માટે બી આ જ તકલીફ છે। મહિલાના વોશરૂમની બહાર બી આ જ બોર્ડ મારેલું છે કે ભાઈ આ જગ્યાએ તમારે બાથરૂમ જવું નહીં, અને લોક માર્યું છે। સૌથી પહેલી વસ્તુ ગવર્મેન્ટની પ્રોપર્ટી છે, કોઈની પર્સનલ પ્રોપર્ટી નથી કે એમાં લોક મારી શકાય। આ કાયદા વિરુદ્ધની વાતો છે। એ તમામ અધિકારીઓ જે લોકોએ આ લોક માર્યા છે એમના વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ અને દરેકને સસ્પેન્ડ કરવા જોઈએ। વિકલાંગ માટેનું જે ટોયલેટ છે એની અંદર બી સેમ જ ઇસ્યુ છે। જો વિકલાંગ લોકોએ જવું હોય તો આ તમે જોઈ શકો છો, આ તાળું છે, બરાબર છે। વિકલાંગને જવું હોય, વિકલાંગ ઓલરેડી વિકલાંગ છે, ઓલરેડી ફિઝિકલી એને તકલીફ છે, તેમ છતાં આવું આ તો લોક માર્યું છે। એટલે આ નહીં ચલાવી લેવાય। પબ્લિક જાગશે તો બહુ મોટો હોબાળો થશે અને એમને પોતાની સીટ છોડવી પડશે। અત્યારે આપણે માંજલપુર દક્ષિણ ઝોનની કચેરીમાં ઊભા છીએ, જ્યાં કને અત્યાધુનિક સુવિધા સભર નાગરિકો માટે વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે। શહેરના 4 ઝોન પાડ્યા બાદ ચારેય ઝોનમાં આ રીતે મામલતદાર કચેરીનું નિર્માણ કરેલું સરકારે લાખો કરોડો રૂપિયા નાખી દીધા છે આની અંદર, અને મિનિસ્ટરોના હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરાવડાવ્યું છે। પણ આપ જોઈ રહ્યા છો તેમ આજે અહીંયા દક્ષિણ ઝોનની કચેરીમાં પ્રથમ માળ અને બીજે માળ જ્યાં કને જનસુવિધા કેન્દ્ર આવેલું છે, અને એના સિવાય સ્ટેમ્પ ડ્યુટી રજિસ્ટરની ઓફિસ છે। અહીંયા પ્રોપર્ટી કાર્ડને બધું કામ થાય છે। પરંતુ આપ જોઈ રહ્યા છો તેમ અહીંયા જે વોશરૂમની પરિસ્થિતિ છે, જે વિકલાંગોની વાત કરીએ તો વિકલાંગોના વોશરૂમ બંધ છે, તાળા મારી દેવામાં આવે છે પ્રથમ અને બીજા મજલા પર। એના સિવાય લેડીઝ ટોયલેટ બંધ કરવામાં આવે છે, જેન્ટ્સ ટોયલેટો બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે, જેના પગલે બહારથી આવતા લોકોને પારાવાર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। અને જેમને પણ જવું હોય એમને 3 દાદરા ચડીને ત્રીજે માળ પહોંચવું પડે। જો કોઈ વિકલાંગ હોય તો એમની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ દયનીય હાલત થઈ જાય છે। પરંતુ આ જાડી ચામડીના અધિકારીઓ ક્યારે પોતાનું મૌન તોડશે અને ક્યારે આ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવશે એ જ જોવાનું રહ્યું। कैमरामैन विपुल अड़ियल साथे हिरेन मोदी, VNM न्यूज, वडोदरा। वडोदरा के सुरसागर तालाब के किनारे से तोड़ा गया मसोबा भगवान का मंदिर फिर उसी जगह बनाकर दिया जाएगा, और ये कहा है वीएमसी के मेयर केयू रोकड़िया ने खुद।
कुछ दिनों पहले सुरसागर निकट का छोटा सा मंदिर बीएमसी के अतिक्रमण विभाग ने तोड़ दिया था। ये मंदिर महाराष्ट्रीयन समाज के भगवान मसोबा का था। मंदिर तोड़ने से महाराष्ट्रीयन समाज की भावना आहत हुई थी और महाराष्ट्रीयन समाज ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। इस मामले आज महाराष्ट्रीयन समाज के अग्रणियों ने विधायक सीमा मोहेले की अगुवाई में बड़ोदरा महानगर पालिका के मेयर केयूर रोकड़िया का मामले पर ध्यानाकर्षण कराया, जिसके बाद केयूर रोकड़िया ने फिर से उसी जगह मंदिर बनाकर दिए जाने का विश्वास जताया है। थोड़ा दिवस अगाऊ सुरसागर पाहे महाराष्ट्रीयन समाजना इष्टदेव मसोबा भगवानનું મંદિર તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું કોર્પોરેશન દ્વારા। ત્યારે અમે તાત્કાલિક વિસ્તારના લોકોએ અમને ફોન કરીને રજૂઆત કરી, એટલે અમે કમિશનરશ્રીને, મેયરશ્રીને, જે તે અધિકારીઓને તમામને પત્ર લખ્યો અને આપના માધ્યમથી બી અમે રજૂઆત કરી। આજે તમે જોઈ શકો કે વિસ્તારના ધારાસભ્ય સીમાબેન મોહિલે એ પણ રજૂઆત કરવા આવ્યા હતા અને એમની રજૂઆતને અમારી રજૂઆત ધ્યાનમાં રાખીને મેયરશ્રી એ જ જગ્યા પર મંદિર બનાવવામાં આવે એવી અમારી માગણી છે। મસોબાનું મંદિર સુરસાગરના તળાવે બહુ વર્ષોથી, જ્યારથી સુરસાગર છે ત્યારથી મસોબા એટલે મહારાષ્ટ્રીયન સમાજનું એક ક્ષેત્રપાળ તરીકે ગણાય છે। ક્ષેત્રપાળ એટલે તલાવોનું સંરક્ષણ કરતા દેવતા અને મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ ત્યારથી, એટલે આમ કહેવાય ને હેરિટેજ મંદિર તરીકે ગણાય। નાની એમથી ડેરી હતી, બધા મહારાષ્ટ્રીયન સમાજની ત્યાં આગળ આસ્થા છે। ત્યાં જઈને દર રવિવારે લોકો પૂજા કરતા હોય છે અને ખાસ કરીને આષાઢ મહિનામાં એમનું એક મહત્વ છે આ દેવતાની પૂજા કરવાની। આમ જોવા જઈએ તો ત્યાં આગળ મંદિરમાં કંઈ મૂર્તિ રહેતી નથી, પણ એક આસ્થાનું સ્થળ છે। ત્યાં આગળથી રહીને ક્ષેત્રપાળ તરીકે એક બધાની સંરક્ષક તરીકે તળાવોની સુરક્ષા કરતા હોય છે। આવી રીતે આપણા ગામડામાં પણ તળાવો હોય, એમની આજુબાજુમાં મંદિરો હોય, એવી રીતે આ એક હેરિટેજ ગણાવતું મસોબાનું મંદિર છે અને મહારાષ્ટ્રીયન સમાજની આસ્થા હોવાના લીધે જે તે વખતે જ્યારે સુરસાગરનું ડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવ્યું એ વખતે એ મંદિરની જગ્યા આપવામાં આવી હતી, પણ જગ્યા પ્રોપર જગ્યા ઉપર ના હોવા તેને પરમ દિવસે કયા કારણસર અધિકારીઓના ધ્યાન બહાર જઈને મંદિર તોડવામાં આવું જે જગ્યા આપવામાં આવી હતી અને એ જગ્યા ઉપર મુતરડી હોવાથી ઘણા બધાનો આસ્થા હતી કે એ જગ્યાની બદલે બીજી જગ્યાએ મંદિરની સ્થાપના થાય। એના માટે કોર્પોરેશનમાં બધા જ મહારાષ્ટ્રીયન સમાજના આગેવાનો ત્યાં આગળ રજૂઆત કરવા આવ્યા હતા અને માનનીય મેયરશ્રીએ આ રજૂઆત સાંભળી અને બીજી જગ્યા ઉપર એ મંદિર પ્રસ્થાપિત કરવા માટેની તોડવામાં જે મંદિર આવ્યું હતું એના સિવાય એમનું ઘુમ્મટ છે બીજી જગ્યા આપીને એને પ્રસ્થાપિત કરવાનું મહાનગર સેવા સદને નિર્ણય લીધો છે। સમા ખાતે જે મંદિરો હટાવવામાં આવ્યા છે એ મંદિરો પાછલા 4-5 મહિનામાં બન્યા હતા અથવા તો ચાલુ મંદિર બની રહ્યા હતા। ત્યારે આ મંદિરો સરકારી જમીનમાં અથવા સરકારી પ્રિમાઇસીસમાં બનતા હોય તો એને અટકાવવું એ સરકારની ફરજ પણ છે ને કોર્પોરેશન એ દિશામાં કામ કરી રહી છે। સુરસાગર પાસેનું જે મંદિર છે એની ઘટના સમાના મંદિર કરતાં તદ્દન અલગ છે। સુરસાગરનું જ્યારે ડેવલપમેન્ટ 2016-17માં કરવામાં આવ્યું ત્યારે જે મસોબાનું મંદિર છે તો એ તો વર્ષો જૂનું છે, આથી 100-200 વર્ષ જૂનું મંદિર હશે, કદાચ એનાથી પણ જૂનું હશે। ત્યારે એના પૂજારી સાથે અને એમના આગેવાનો સાથે ચર્ચા કરીને મંદિર શિફ્ટિંગની વાત કરવામાં આવી હતી અને સુરસાગર બને એનું ડેવલપમેન્ટ પૂરું થાય ત્યારે મંદિર પણ યોગ્ય જગ્યા પર બાંધી આપવાનું એવું નક્કી ડેવલપર જોડે કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે આ મંદિર જે કદાચ કોર્પોરેશન દ્વારા હટાવવામાં આવ્યું છે તે આગામી દિવસની અંદર યોગ્ય સ્થાને, તે મૂળ સ્થાને ન બનતા કોઈપણ નજીકના યોગ્ય સ્થાને કોર્પોરેશનના જે ડેવલપર હતા જે તે સમયના એ બનાવીને આપશે। અમારા જ્યારે આ સુરસાગર ખાતે મંદિર તોડવામાં આવ્યું ત્યારે અમારા ડેપ્યુટી મેયર નંદાબેન, ધારાસભ્ય સીમાબેન આ તમામે રજૂઆત કરી હતી અને જેના કારણે કોર્પોરેશને પણ એવો નિર્ણય કર્યો છે કે જે મંદિર મૂળ સ્થાને હતું તે પણ કદાચ શક્ય ન બને તો એવું યોગ્ય સ્થાન આપીને નજીકમાં આ મંદિર બનાવવું જોઈએ, તો એ પ્રમાણે કોર્પોરેશન નિર્ણય કરશે। वीएनएम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी रहेगी। वीएनएम टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। म्यूट मत करो, अपने फायदे की बात तो सुनो। बिग बाजार लाया है सबसे बड़ी सेविंग्स
1 किलो शक्कर फ्री सिर्फ 750 रुपए की शॉपिंग पर। फिर चले बिग बाजार। मैनेजमेंट क्षेत्र में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए CKSVIM इंस्टीट्यूट 2009 से स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड ISO 9001:2015 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट, MBA, BBA एंड BVOC बैंकिंग एजुकेशन, क्वालिटी बिजनेस प्रोग्राम के लिए ग्लोबल लेवल पर AC BSP एक्रेडिटेड। CKSVIM का ऑनलाइन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ MOU है। इस इंस्टीट्यूट में सब्जेक्ट पसंद करने की सुविधा। CKSVIM में मैनेजमेंट स्टडीज के साथ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी अवेलेबल। CKSVIM देता है 12 लाख तक का हाईएस्ट पैकेज। CKSVIM को मिल चुका है 2020 में टाइम्स आइकन बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और 2021 में जी डिजिटल एड्यू फ्यूचर एक्सीलेंस अवार्ड। CKSVIM इंस्टीट्यूट में मेरिट बेस्ड छात्रों और जैन छात्रों को स्पेशल स्कॉलरशिप और जैन हॉस्टल सुविधा भी। CKSVIM इंस्टीट्यूट RV देसाई रोड नियर गोया गेट, प्रतापनगर, वडोदरा। I'm the joy. वडोदरा की खस्ताहाल सड़कें हमेशा से चर्चा का विषय रहती है और आज कांग्रेस के नेता ने एक गरबा गाकर वडोदरा की खस्ताहाल सड़कों को बयान किया। वडोदरा के विभिन्न इलाकों में बारिश के चलते सड़कें खस्ताहाल हो चुकी है। खासकर शास्त्री ब्रिज से लेकर पूर्व इलाके में कलादर्शन चौरस्ता तक गड्ढों की भरमार है, जिससे वाहन चालक परेशान हो रहे हैं, लेकिन सत्ता पर बैठे लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे में कांग्रेस के नेता नीलेश ब्रह्मभट्ट ने फाल्गुनी पाठक द्वारा गाए हुए गरबे की प्रस्तुति देते हुए इस समस्या पर प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराया है। भारतीय जनता पार्टीना રાજ્યમાં રોડોની જે પરિસ્થિતિ છે એને જોતા ગરબા ક્વીન ફાલ્ગુનીબેન પાઠકનો એક બહુ ફાઇન ગરબો છે એ યાદ આવે છે કે રસ્તા સુધરાવો રાજ, ખાડા પુરાવો રાજ, રોજ મારી ગાડી સર્વિસ માગે છે ઓ ભાજપવાલા, ખાડા સુધરાવો રાજ। जय जय कपची, जय जय डामर, जय जय RCC। भारतीय जनता पार्टीए स्मार्ट सिटीना नामे मात्र ने मात्र भ्रष्टाचार कर्यो छे। ए सरकारी गाड़ी में फरे छे पण प्राइवेट लोकोने रोज जम्परना खर्चा माथे पड़ी रह्या छे ने केटलाय लोकोने संस्कारी नगरी में बेक पेनना रोगों पण लागू पड़ी गया छे। एटले टेक्नोक्रेट मेयरने हूँ विनंती कहीश के तात्कालिक खाड़ावाला रस्ताने सुधरावे अने अधिकारियों आनु निरीक्षण माटे मोकले। देश के युवाओं के लिए एक उम्दा मिसाल कायम करने वाले मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर देश भर में उनको याद किया जा रहा है। देश के युवाओं के दिलों पर राज करने वाले मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। इस खास मौके पर देश भर में हर कोई उन्हें याद कर रहा है। कलाम का व्यक्तित्व सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी विनम्रता है। सिर से पांव तक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे कलाम साहब की हर एक बात निराली थी। महात्मा गांधी के बाद लोगों के लिए पूजनीय बने कलाम के बारे में कहा जाता है कि वे कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे। आज मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर देश उन्हें सलाम कर रहा है। पश्चिम बंगाल के एक गांव से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जिसमें घर के बाहर खेलते खेलते एक बम फट गया और उसमें एक बच्ची घायल हो गई है। पश्चिम बंगाल के इंद्रान गांव में कल्याण दास की पड़ोसी बुधू साहा की 3 वर्षीय बच्ची पूर्णिमा साहा खेल रही थी, तब अचानक एक बम फटने से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। ये बम यहां कैसे आया, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। আমরা মাঠে ছিলাম, বোমের আওয়াজ, আমি পাট ধরছি, মানে মাঠে ওই পাশেই আর কি পাট ধরছি, বোমের আওয়াজ হলো একটা বিশাল। ওই বাড়িতে আসি দেখছি ঘায়েল। আমি কেমন করে বলবো, আমি তো মাঠেই ছিলাম। এর ব্যবস্থা হোক, কিন্তু আইন প্রশাসনের ব্যবস্থা হোক, আর কি করবো বলতে পারছি না। মাঠে ছিলাম, বলতে পারছি সবাই মাঠে বলতে পারবো। আসে আমি দেখছি আমার বাচ্চা বমের মতন আওয়াজ, বম যাচ্ছে। কারা মারলো, কে করছে আমরা তো বলতে পারবো না, সত্যি ঘটনা বাড়ি থেকে। এটা আপনার মেয়ের নাম কি? পূর্ণিমা শাহ। আপনার নাম? বুধু শাহ।
ওটা তো বলতে পারছি না আমরা। বলে তো দিচ্ছি, আমরা বলতেই পারছি না, আমরা মাঠে ছিলাম। বিজেপি বাংলার বিভিন্ন জায়গায় এরকমভাবে বিস্ফোরক জমায়েত করেছে বিভিন্ন জায়গায়, এমনকি ওনাদের পার্টি অফিস থেকেও বিভিন্ন সময় এগুলো উদ্ধার হয়েছে। আজকে ইন্দ্রান গ্রামে ভোটের আগে যারা যেটা জমা করে রেখেছিল বোম বারুদ বিজেপির নেতারা, সেটাই কোনো কারণে দুর্ভাগ্যবশত সেই বাচ্চার হাতে পড়ে পেটে গেছে। এইটুকুই আমাদের কাছে খবর আছে। সারা রাজ্য বারুদের স্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, তার বহু উদাহরণ আমরা একের পর এক পেয়েছি। আর সেগুলোকে ছোট্ট ঘটনা বলে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আর এড়িয়ে গেছেন। আর সেই ছোট্ট ছোট্ট ঘটনা বৃহৎ বৃহৎ আকার ধারণ করছে। তার উদাহরণ গত কয়েকদিন আগে আমাদের উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও আপনাদের প্রেস ক্লাবের অফিসের সামনে হিজবুল মুজাহিদিন তাদের চিঠি, ধমকি ভরা চিঠি আমরা পেয়েছি। ইন্দ্রান গ্রাম, যেই গ্রামে ভোটের পর থেকে, যেখানে বোম ব্লাস্টের ঘটনা আজকে ঘটেছে, ভোটের রেজাল্ট বেরোনোর পর থেকে বেছে বেছে ওইখানে যারা বিজেপি করে, যারা হিন্দু, তাদের বাড়িতে তৃণমূলীরা আক্রমণ করেছে। আমাদের পঞ্চায়েত প্রধান ওইখানকার জিতু দাস, তার বাড়িতে আক্রমণ হয়েছে, তার দোকান ভাঙচুর করা হয়েছে। ওইখানে যত বিজেপির সাপোর্টার আছে সবার বাড়িতে কোনো না কোনোভাবে বাড়ি, দোকান, তাদের কর্মক্ষেত্রে আর তৃণমূলীরা আক্রমণ করেছে। আর তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের ওইখানে কল্যাণ দাস বলে আমাদের এক কর্মীর বাড়ির সামনে তৃণমূলীরা বোম রেখে দিয়ে গেছে। আর দুটো ছোট ছোট বাচ্চা মেয়ে খেলতে খেলতে সেই বোমের আঘাতে একটি মেয়ে পূর্ণিমা দাস, যার নাম পূর্ণিমা সাহা, সে আহত হয়েছে। এই যে সারা রাজ্য জুড়ে বোম, বন্দুক, পিস্তলের কারখানা তৈরি হয়েছে, এর ফল আমরা প্রত্যেক মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি। যার জলজন্ত উদাহরণ আমাদের রায়গঞ্জের প্রেস ক্লাবে আর জঙ্গি সংগঠনের চিঠি, আর ইন্দ্রানে বোম ব্লাস্ট। এর একটা বিহিত হওয়া উচিত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুদ্র রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এই অসামাজিক তত্ত্ব যে আছে, সেই অসামাজিক তত্ত্ব থেকে, সমাজ থেকে নির্মূল করার জন্য উনি ইনিশিয়েটিভ না দিলে, এটা আর ক্ষুদ্র স্বার্থের উপরে না উঠে যদি উনি এর উপরে ইনিশিয়েটিভ না নেয়, তাহলে এটা पश्चिम पाकिस्तान होते और बेशी दिन लगবে না। बड़ोदरा के कारेलीबाग इलाके में सड़क हादसे रोकने के लिए सड़क के किनारों पर रेलिंग लगाई गई थी, लेकिन इन रेलिंगों की कोई असामाजिक तत्व चोरी कर रहे हैं। ऐसे में इस मामले को उजागर करने की मांग सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने की है। बड़ोदरा के कारेलीबाग में रात्रि बाजार निकट मंगल पांडे रोड की दोनों ओर रेलिंग लगाई गई थी ताकि वाहन चालकों को सड़क हादसों से बचाया जा सके, लेकिन किन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा रात को हथौड़े मारकर लोहे की इन पाइपों को चोरी किया जा रहा है। ऐसे असामाजिक लोगों को पकड़ने की मांग की जा रही है। આ વડોદરા શહેરનો કારેલીબાગ વિસ્તારનો બુઢા સર્કલથી મંગલ પાંડે જતો રોડ છે, અવર જવરના બે રોડ છે। આ રોડ પર રેલિંગો લગાવવામાં આવી હતી, કારણ કે જે પણ 2 વ્હીલર 3 વ્હીલર 4 વ્હીલર અહીંયાથી ફાસ્ટ જતા હતા તો નદીમાં ઉતરી જતા હતા, જંગલ ઝાડીમાં જતા હતા। તેના કારણે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ 2 અને વોર્ડ 7 દ્વારા અહીંયા રેલિંગો લગાવવામાં આવી છે, પરંતુ અહીંના અસામાજિક તત્વો દ્વારા રેલિંગોને રાત્રે ચોરી જવામાં આવે છે, તોડી નાખીને ચોરી જાય છે। તેના કારણે હાલમાં જોઈ શકો છો રેલિંગો અસ્તવ્યસ્ત હાલતમાં છે। સાથે કેટલીક અહીંયા અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી છે, એને પણ છૂટો દોર મળી રહ્યો છે। વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબ, કમિશનર સાહેબ તેમજ પોલીસ કમિશનર સાહેબને વિનંતી છે કે આ મંગલ પાંડે રોડ પર રાતના નાઇટ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવે, જેથી કરીને જે અસામાજિક તત્વો રેલિંગો ચોરી જાય છે તેમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે। બીજી બાબત એ છે કે ઘણા સમયથી આ રેલિંગો તૂટવાના અને ચોરી બનાવવાના બનાવ બની રહ્યા છે, ત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકા પણ ધ્યાન આપે તેવી અમારી માંગ છે। मॉनसून की बहार इन दिनों छाई हुई है और ऐसे में दाहोद में प्री मॉनसून कार्यवाही की पोल खुल गई है। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और गड्ढों में पानी भर जाने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दाहोद में इन दिनों मॉनसून की बहार है। 2 दिनों से लगातार बारिश बरस रही है। लगातार बरस रही बारिश से यहाँ सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है। गड्ढों में पानी भर जाने से कीचड़ हो गई है, जिससे सड़क हादसों का डर भी बना हुआ है। यहाँ बीमारियां फैलने का डर भी लोगों को सता रहा है। ऐसे में नगर पालिका द्वारा प्री मॉनसून कार्यवाही के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस पर दाहोद नगर पालिका के अध्यक्ष रीना पंचाल ने अपनी सफाई दी। हाल में ચોમાસાની ઋતુ ચાલે છે, અહીંયા બધા જે રસ્તાઓ પર છે એકદમ કામ હમણાં બંધ છે, ખાડા ટેકરાઓ છે, એના લીધે જે આવતા જે રાહદારીઓ છે એમને ઘણી મુશ્કેલી પડે છે અને અહીંયા ઠેર ઠેર પાણી ભરાઈ રહ્યું છે અને ગંદકીનું સામ્રાજ્ય થઈ ગયું છે। આ બાબતમાં જે
નગરપાલિકા જે બી હોય એ ધ્યાન આપે થોડું, બસ એટલું મારું કહેવું છે. નગરપાલિકાની પ્રી મોન્સૂન કામગીરી થઈ ચૂકી છે અને જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે તેના માટે અમારો સ્ટાફ રેડી જ છે અને જ્યાં જ્યાં વોર્ડ નંબર 3માં પાણી ભરાયા હતા ત્યાં પણ અમારો સ્ટાફ જઈ અને એ પણ સોર્ટ આઉટ કર્યું જ છે. આ જ્યાં સુધી સ્ટ્રોમ વોટરની પૂરી યોજના પૂરી ના થાય ત્યાં સુધી આ તકલીફ તો દાહોદમાં રહેશે જ. વરસાદ પડ્યો છે એ તમારી વાત સાચી છે કે દાહોદમાં ખાડા પડી ગયા છે. દરેક ગામમાં આમ તો વરસાદ પડે એટલે નાના મોટા ખાડા થતા જ હોય છે, પણ અમે જે તે એજન્સી અને સૂચના આપી અને એ રોડ વરસાદ બંધ થાય ત્યારે રિપેર કરવાની સૂચના આપી દીધી છે. એવું છે કે જ્યાં સુધી કોઈ યોજના પૂરી ના થાય ત્યાં સુધી આપણને એનું ફળ મળતું નથી. એટલે અમારો પણ એવો આગ્રહ હતો કે જેમ બને તેમ સ્ટ્રોમ વોટર પૂરી થાય અને આ ચોમાસામાં એ યોજનાનો લાભ નગરવાસીઓને મળે. પણ ક્યાંક કામ લંબાયું હોવાથી એવું કહેવાય ને કે આયોજનબદ્ધ રીતે એ યોજનાને પૂરી કરવાની અમારી तैयारी है. आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी द्वारा पूरे गुजरात में जन संवेदना कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसी के तहत ये जन संवेदना यात्रा सिद्धपुर पहुंची. गुजरात के सिद्धपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा जन संवेदना सम्मेलन आयोजित किया गया था, लेकिन इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति नहीं रहने से कार्यक्रम फ्लॉप हो गया. आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेता यसुदान गढ़वी समेत के अग्रणी यहां पहुंचे थे, लेकिन सिर्फ 25 जितने ही स्थानीय कार्यकर्ता देखे गए. बावजूद इसके कार्यक्रम को जारी रखते हुए कोरोना मृतकों को श्रद्धांजलि देकर आम आदमी पार्टी की विचारधारा लोगों तक पहुंचाई गई. અમે આખા ગુજરાતમાં સોમનાથ દાદાના દર્શન કરીને નીકળી રહ્યા છીએ. ઘણી જગ્યાએ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે, ખૂબ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. હમણાં પણ સિદ્ધપુરમાં પણ અમારો જે આગળનો કાર્યક્રમ છે એમાં ખૂબ પ્રતિસાદ સારો મળ્યો છે અને ધીરે ધીરે આમાં કારણ કે વરસાદની મોસમ છે એટલે ક્યાંક સંખ્યા ઓછી વચ્ચે રહેતી હોય છે, પણ અમારું જે અત્યારે જે કાર્યક્રમ છે એ શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ છે. આમાં લોકો કેટલા આવે છે નહીં, મતલબ ક્યારેક અમે નથી પહોંચી શકતા તો એમના ઘરે જઈને અમે શ્રદ્ધાંજલિ કોઈ એક વ્યક્તિને ત્યાં જઈ આવીએ છીએ. એટલે અમારા માટે અત્યારે સાંત્વના પાઠવવી, શ્રદ્ધાંજલિ ખરખરો કરવાનો ઉદ્દેશ્ય છે. પણ છતાંય કેટલીક જગ્યાએ લોકો બહુ મોડી સંખ્યામાં આવી જાય છે. અમારે ના કહેવી પડે છે કારણ કે કોરોના ગાઈડલાઇન્સ છે અને બહોળી સંખ્યામાં જોડાઈ પણ રહ્યા છે. ગતરોજ પણ અમારી સાથે લગભગ અંદાજે 800 જેટલા લોકો પાટણ જિલ્લામાં વિવિધ જગ્યાઓ પર જોડાયા છે. કચ્છમાં પણ 3000થી વધુ લોકો જોડાયા છે અને હજુ તો જોડાઈ રહ્યા છે. पिछले 1.5 सालों से फैली कोरोना महामारी के चलते किसान पहले ही मंदी की मार झेल रहे हैं और उसी बीच शिनौर के एक गांव में किन्हीं असामाजिक तत्वों ने किसान की फसल को नुकसान पहुंचाया है. बड़ोदरा निकट शिनौर के तरवा गांव में असामाजिक तत्व किसानों की फसल को नुकसान कर रहे हैं. शिनौर के ईश्वर वसावा ने कर्जा लेकर कपास की फसल ली थी, लेकिन किन्हीं असामाजिक तत्वों ने उनकी फसल को नुकसान पहुंचाया है. गरीब किसान की फसल को नुकसान पहुंचाए जाने पर ग्रामीणों में भी रोष देखने मिल रहा है. वहीं कड़ी मेहनत से फसल लेने वाला गरीब किसान मुश्किल में पड़ गया है. पश्चिम बंगाल में 2017 में आई बाढ़ में बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार ने सहायता राशि भेजी थी, लेकिन ये राशि पीड़ितों तक पहुंचने की बजाय ग्राम पंचायत के अध्यक्ष ने अपने खाते में कर ली होने के आरोप लगे हैं. पश्चिम बंगाल के मालदा के हरिश्चंद्रपुर की बरोई ग्राम पंचायत में तृणमूल अध्यक्ष सोनामणि शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने से हड़कंप मच गया है. दरअसल 2017 में इस इलाके में भीषण बाढ़ आई थी और बाढ़ में कई घर बह गए थे. तब राज्य सरकार ने पीड़ितों की सहायता के लिए लाखों रुपये आवंटित किए थे, लेकिन ये सहायता पीड़ितों को मिलने के बजाय ग्राम पंचायत के अध्यक्ष ने रिश्तेदारों के खाते में जमा करा दी, जिस पर पुलिस शिकायत कर जाँच की मांग की जा रही है. অভিযোগ করেছে পঞ্চায়েতের দুর্নীতি নিয়ে প্রধানের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমরা জানি বিডিওর আন্ডারে প্রত্যেকটা অঞ্চল প্রধান থাকে এবং বিডিওর এনএস বা বিডিওর বিভিন্ন স্টাফরা অঞ্চলগুলোকে পরিচালনা করে। এটা তো সেক্রেটারিও থাকে যে সেটা বিডিওর আন্ডারে বিডিও সেক্রেটারি এরা বিডিওর নির্দেশে করে। এবং বিডিও সাহেব যদি এ কথা তুলে তাহলে বিডিও সাহেব এর মধ্যে কাজ দেখেনি। সরকারি টাকা তসরুপ করা বলে অন্যায়, পানিশমেন্ট হওয়া উচিত, কিন্তু সাথে বিডিওর আগে থেকে কেন খেয়াল করেনি এটাও কিন্তু বড় কথা। অভিযোগটা ছিল 2017 সালে যে বন্যা হয়েছিল, সে বন্যার বড়ই গ্রাম পঞ্চায়েতের 7394 জন বেনিফিশিয়ারি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে তালিকা তৈরি হয় 6 ম্যান কমিটি দ্বারা। সেই 2017 সালে বন্যার টাকা 2019 সালে দিয়েছিল সরকার সেই বেনিফিশিয়ারিদের ঘর তৈরির জন্য 70,000 টাকা, আর হাফ ড্যামেজ ছিল 3300 টাকা। সেই টাকা বহু বড়ই গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষ
পায়নি। যারা পায়নি তারা বিডিও সাহেবের কাছে, এসডিও, ডিএম সাহেবের কাছে সেই লিস্টের সিরিয়াল নাম্বার উল্লেখ করে কমপ্লেন করেছিল। তাতে আমার কাছে আমি জানার মতে 6 থেকে 700 বেনিফিশিয়ারি কমপ্লেন করেছিল এবং অনেক বেনিফিশিয়ারি করেনি, ইন্টারেস্ট নেই, মানে 3300 টাকার জন্য কি যাব এই একটা ভাবতে লিখিতভাবে অভিযোগ করেন। অভিযোগ করার পরে তারা কিন্তু টাকা পায়নি। বাইরে যেটা দেখা গেল যে ওই বেনিফিশিয়ারিদের টাকা ওদের নামের এগনেস্টে পাশাপাশি অন্য কোনো লোকের অ্যাকাউন্ট সাবমিট করে সেই টাকাগুলো ট্রান্সফার করেছে। কে? বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোনামণি সাহা। এবং সেটা শুধু বরুই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ নয়, সেই অ্যাকাউন্টগুলো রিসার্চ করে যেটা দেখা গেল তাতে বিহারের অ্যাকাউন্ট আছে, চাচল থানার মহানন্দপুরের অ্যাকাউন্ট আছে, এখানে এই শীতলপুরের অ্যাকাউন্ট আছে, নদী শিকারের আছে, বাহারাল রতুয়া বাহারাল অ্যাকাউন্ট আছে, রাজস্থানের অ্যাকাউন্ট আছে, ঝাড়খণ্ডের অ্যাকাউন্ট আছে, উত্তরপ্রদেশের অ্যাকাউন্ট আছে, বিভিন্ন জায়গায় যেখানে যেখানে আত্মীয় স্বজন আছে তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা দিয়ে টাকাগুলোকে লুটপাট করেছে। তাতে প্রায় কোটি টাকার উপরে। সে কমপ্লেন করার তদন্ত হওয়ার পর হাইকোর্টে একটা কেস হয়েছিল, বিডিও সাহেব সেই তদন্তের উপরে গতকালকে সম্ভবত ইদানিং এটা প্রধানের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছেন এবং সে এফআইআর হয়েছে এবং হাইকোর্টে মামলাও চলছে। বক্তব্য না, আমার বক্তব্য বরুই গ্রাম পঞ্চায়েত যেসব বেনিফিশিয়ারি টাকা পায়নি তাদেরকে টাকা দিতে হবে এবং যারা টাকা লুট করেছে তাদের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কঠোর শাস্তি দিতে, পুলিশ যেন সেই প্রশাসনিক ব্যবস্থা হাতে নিয়ে কঠোরভাবে ন্যায্য বিচার করে যারা টাকা পায়নি তাদের টাকা দিতে হবে এবং চুরির বিচার করতে হবে। আপনার নাম? আব্দুল মান্নান, বরুই গ্রাম पंचायत मेंबर, বর্তমানে আমি বিরোধী দল नेता। अपनी कानूनी समस्याएं लोग पुलिस थाने में दर्ज कराते हैं, लेकिन अरवली जिले के एक गांव में पुलिस थाना ही किराए की दुकान में चलाया जाता है, जहां कोई पुलिस कर्मचारी भी नहीं होता है। ऐसे में लोग अपनी शिकायत करे तो कहां करे। अरवली जिले के मालपुर तालुका के अणियोर आउटपोस्ट पुलिस चौकी के लिए 10 सालों पहले जमीन आवंटित कर भूमि पूजन भी किया गया था, लेकिन 10 सालों में भी पुलिस थाने का निर्माण नहीं हो पाया है। यहाँ पुलिस थाना एक किराए की दुकान में चलाया जाता है। इस पुलिस थाने में कोई सुविधा नहीं है और ऐसे में यहाँ कोई पुलिस कर्मचारी भी देखने नहीं मिलता। सिर्फ दिखाने के लिए पुलिस थाना बना दिया गया है, जबकि 10 साल पहले जो पुलिस थाना मंजूर हुआ था उससे बनाने में पुलिस और प्रशासन कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों को अपने कानूनी पचड़े सुलझाने में दिक्कतें आ रही है। અણિયોરની અંદર એક પોલીસ સ્ટેશનની જગ્યા રામજી મંદિરની ફાળવેલ છે, જે સંપાદન થઈ ગઈ છે અને એ વસ્તુ 1995થી મેં જમીન આપેલી છે રામજી મંદિરની અને એના માટે મેં વારંવાર મેં સરપંચ હતો ત્યારે વારંવાર રજૂઆત કરેલી કે ભાઈ અણિયોરની અંદર પોલીસ સ્ટેશનની જરૂરિયાત છે અને લોકો અહીં આગળ મોટું બજાર છે, મોટું એક સેન્ટર છે, 3-4 પેટ્રોલ પંપ છે અને આવું બધું છે અણિયોની અંદર બજાર મોટું છે અને જો અહીંયા અણિયોની અંદર પોલીસ સ્ટેશન થાય તો સારામાં સારી વસ્તુ છે, પણ હજુ સુધી આજ દિન સુધી થયું નથી। અને જે કે આજે જે પોલીસ સ્ટેશન જે આઉટ પોલીસ સ્ટેશન અણિયોની અંદર છે એ ભાડાની દુકાનમાં રહે છે। 4 દિવસ આ દુકાનમાં, 4 દિવસ પેલી દુકાનમાં ભાડાની દુકાન છે જે અને એ ભાડાની દુકાનમાં લોકોને ભાડું વધારવામાં એટલે દુકાનો બદલવી પડે છે। પોલીસને વારંવાર જમાદારને મકાન બદલવું પડે છે અને જો કાયમી આપણે પોલીસ સ્ટેશન મકાન બનાવે અને સ્થાયી થઈ જાય અને અહીંયા સ્ટાફ મળી જાય તો લોકોને ઘણો બધો ફાયદો થાય એવી વસ્તુ છે। गुजरात में नशे का फलता फूलता कारोबार पुलिस नहीं रोक पा रही है। भरूच में भी एसओजी द्वारा गांजे के साथ एक शख्स को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। भरूच में नशे का कारोबार दिन रात फन उठा रहा है। गुजरात में नशीले पदार्थ बेचने की पाबंदी होने के बावजूद लगातार नशीले पदार्थ जब्त होते रहते हैं। भरूच एसओजी की टीम अंकलेश्वर में पेट्रोलिंग में थी। उस दौरान सुरवाड़ी गांव निकट रघुवीर नगर में अजय गढ़वी नामक शख्स पकड़ा गया, जिसके पास से 2 किलो 522 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने 26,220 रुपयों के मुद्दामाल के साथ गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बड़ोदरा के ग्रामीण इलाकों में बायोडीजल की तस्करी लगातार सामने आ रही है। इसी क्रम में संदिग्ध बायोडीजल के जत्थे के साथ ग्रामीण एसओजी ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एसओजी की टीम को पेट्रोलिंग के दौरान करजण में एक शख्स अवैध रूप से वाहनों को बायोडीजल देता होने की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी कर मोहन भरवाड़ को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 9,400 लीटर बायोडीजल भी बरामद किया है, जिसकी कीमत 6,58,000 रुपए है। पुलिस ने टैंकर इत्यादि मिलाकर 11,64,000 का मुद्दामाल बरामद कर कानूनी कार्रवाई की है। पादरा में एक जूते चप्पल की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसके चलते आसपास की दुकानों के मालिकों में भी अफरा तफरी का माहौल देखा गया।
पात्रा में फुलबाग रोड पर जूते चप्पल की कैबिन में अचानक आग लग गई। ये दुकान शकरभाई परमार की थी। उन्होंने घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान दुकान में रखे हुए जूते चप्पल जलकर खाक हो गए। अंबाजी मंदिर अगर हमारी दुकान आई थी कारण से कई आग लगी है तो मैं 4.5 लाख नुकसान थયું છે મારું। फायर ब्रिगेड वाળાને જાણ કરી એ તરત આવી ગયા છે આગ મળી ગઈ છે। આજ રોજ અંબાજી તળાવના ફૂલબાગ નાકાના જે કેબિન છે એની અંદર આગ લાગી હતી। આગ લાગવાથી મેં ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરી અને ફાયર બ્રિગેડ આવતા આગ પર કાબુ ટોટલી પામ્યો છે અને જાનહાનિ કોઈ થઈ નથી। આજ રોજ અમને અમારા કોર્પોરેટર વોર્ડ નંબર 5 ના બ્રિજેશ પટેલ દ્વારા કોલ આવેલો કે ફૂલબાગ જગત નાકા પાસે કેબિન સળગે છે, એટલે અમે અમારું ફાયરના સ્ટાફ લઈ અને જ્યાં ફૂલબાગ પાસે કેબિન સળગતું ત્યાં સ્થળ ઉપર આવી આગને ઓલવી નાખી છે અને આગ કાબૂમાં આવી ગઈ છે। કોઈ જાનહાનિ થયેલ નથી, માલને નુકસાન થયો છે અને અહીં સ્થળ ઉપર આવતા જાણવા મળ્યું છે કે શંકરભાઈનું કોઈ કેબિન છે, એ કેબિનમાં आग लागी है। दाहोद जिला के खेंग गांव में गोचर की जमीन पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया है, जिस पर ग्रामजनों ने आपत्ति जताते हुए जिलाधीश को आवेदन दिया। दाहोद जिला के खेंग गांव में गोचर जमीन मामले दाहोद जिलाधीश को आवेदन दिया गया। दरअसल इस जमीन पर गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और 6 हेक्टेयर जमीन में खेती की जा रही है और पशुओं को गोचर की जमीन पर प्रवेश तक नहीं दिया जा रहा, जिस पर ग्रामजनों ने आपत्ति दर्ज कराई है। आज रोज दाहोद मामलादार कचेरी आवेदन पत्रक प्रमाणे अमे आप्युं छे जे अमारा गाम खेंग ने अंदर गौचर ने दबाण लोको करे छे अने खेती अवारनवार करे छे। ए बाबते अमारा आजे आ ચોમાસાના टाइमनी अंदर अमारा गाय भैंस घरे बांधेला छे, एने कोई गौचर बाबते छोड़ता नहीं। अमने मारवानी अने पैसानी धाकधमकी आपी अने विरोध करे अने सामे छोड़ता नहीं। ए बाबते अमे आवेदन पत्रक आपीए छे। मामलतदार साहेब श्रीने अमारे वारंवार આગલી વાર અમે લેટર આપ્યું હતું તો પણ અત્યારે બીજી વાર આપ્યું છે। અમને અમારો ન્યાય આપે, ગૌચર ખુલ્લું કરી આપે, એ બાબતે વિનંતી છે। कच्छ में प्रसिद्ध घोराड़ सेंचुरी है और यहाँ वन्य पशुओं को नुकसान ना हो, इसलिए बिजली की जो लाइन है उससे अंडरग्राउंड करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। कच्छ की घोराड़ सेंचुरी इलाके की बिजली कंपनियों को बिजली की लाइन अंडरग्राउंड करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। इस मामले प्रांत अधिकारी द्वारा बिजली कंपनियों और वन विभाग के अधिकारियों को बुलाकर मामले की जानकारी उन्हें दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जल्द से जल्द इस कार्यवाही को पूरा करने की और कार्यवाही का प्रोग्रेस रिपोर्ट देने की बात भी प्रांत अधिकारी ने कही है। आज मान्य सुप्रीम कोर्टનું એક જજમેન્ટ આવ્યું છે કે અબડાસા વિસ્તારની અંદર જે આપણે ત્યાં ઘોરાડ પક્ષી છે ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડ એની વસાહતનો વિસ્તાર હોવાથી અહીંયા જે ટ્રાન્સમિશન લાઇન છે એને અંડરગ્રાઉન્ડ કરવાની છે અને 1 વર્ષનો સમય આપવામાં આવ્યો છે। તો કલેક્ટર સાહેબની સૂચનાથી અહીંયા જેટલી પણ કંપનીઓ છે એમની સાથે સંકલન મીટિંગ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને સાથે રાખીને કરવામાં આવી કે આ જજમેન્ટ આવ્યું છે તો ટ્રાન્સમિશન લાઇન અંડરગ્રાઉન્ડ કરવાની છે। એમના જેટલી પણ ટ્રાન્સમિશન લાઇન છે એના ઉપર બર્ડ રિફ્લેક્ટર એટલે કે જે ડાયવર્ટર હોય છે એ લગાડવાના છે। એ બધી માહિતીઓથી એમને માહિતગાર કરવામાં આવે અને એમના આ બધી કામગીરી માટે એમની શું તૈયારી છે એ બધા રિપોર્ટ અત્યારે એમની પાસેથી માંગ્યા છે કે જેથી કરીને માન્ય સુપ્રીમ કોર્ટનું જે જજમેન્ટ છે એનું પાલન કરાવી શકાય। VNM टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। VNM की खबरें अब आप YouTube और Facebook के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, IPTV, रॉक टीवी, जॉय टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे VNM टीवी की खबरें आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।